हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी है हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में। और जब भी हम लोन प्रोसेस करते हैं या कोई क्रेडिट अंडरराइटिंग की फ़ाइल प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम पे चैट जीपीटी का क्या यूज़ है। बिकॉज आज ही एक फ्रेंड ने पूछा कि सर आप बताइए कि चैट जीपीटी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी को हम अपने जो लोन प्रोसेसिंग है या अंडरराइटिंग है उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, उससे क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ से हम उसकी जो अपने अंडरराइटिंग प्रोसेस है या हम जो रिकमेंडेशन नोट बनाते हैं तो उसमें कहाँ कहाँ पे हम उसकी हेल्प ले सकते हैं, या फिर ईमेल जो राइटिंग है उसमें कहाँ कहाँ पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ। सो ओके गाइस, हम आ गए अपनी स्क्रीन पर। अब हम देखेंगे कि चैट जीपीटी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे भी आप चैट जीपीटी की स्क्रीन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे साइन अप करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने ऑलरेडी कोई साइन अप नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी अपना जो ईमेल है वो ऑलरेडी लॉगिन है मेरा यहाँ पे, तो मैं इसे साइन अप कर लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह का पेज दिखेगा जहाँ पे आप जो चैट जीपीटी को मैसेज या कमांड दे सकते हैं। तो मैं इससे पहले आपको बता दूँ ये चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन है जो कि फ्री रहता है। और अगर आप 3.4 वर्जन पे जाएंगे तो ये पेड है। और इसकी मिनिमम जो स्टार्टिंग है वो $20 मंथली के बेसिस पे है। बट अभी हमें इसे यूज़ नहीं करना है तो हम फ्री वर्जन पे चलते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एक देखते हैं कि जो चैट जीपीटी है वो हमारे फाइनेंस लाइन में कैसे यूज़फुल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप लोन के बारे में देखते हैं, लोन सेगमेंट के बारे में सोचते हैं तो चैट जीपीटी काफ़ी यूज़फुल है उसमें। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेके दे देता हूँ। जैसे मान लो आपको 10 लाख रुपए के लोन की ईएमआई 15 साल के लिए 10% पे निकालनी है। तो आप मैनुअली कैलकुलेट करेंगे, ये आपको 2 सेकंड में कैलकुलेट करके बता देगा कितनी ईएमआई आएगी। तो चलिए जैसे मैं इसको कमांड देता हूँ, हाई काइंडली गिव मी ईएमआई फॉर 10 lakhs at the rate of 15% for 10 years। तो देखिए आपको इन्होंने फार्मूला भी बता दिया कि फार्मूला क्या है ईएमआई कैलकुलेट करने का। इन्होंने बताया प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका 10 लाख रुपए है और टेन्योर ये है। जैसे इन्होंने आपको फार्मूला निकाल के दे दिया बट एग्जैक्टली ईएमआई नहीं दी निकाल के कि एग्जैक्टली ईएमआई क्या है। तो आप इसको कमांड दोबारा से भी दे सकते हैं, गिव मी ईएमआई अमाउंट। तो देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पे इन्होंने आपको आप देख पाएंगे यहाँ पे इन्होंने 10 लाख रुपए पे आपको 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए हम ईएमआई निकाल के दे दी, जो कि आ रही है आपकी 15,948 रुपये 36 पैसे। तो इसी हिसाब से आप इसमें और भी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसमें और क्या कर सकते हैं। इसमें आप लिखिए कि गिव मी ईएमआई डिटेल ऑफ 10 lakhs for 15% for 10 years, 15 years and 20 years in a table format. Also tell me how much amount I need to pay as interest and total repayment amount। सो देखिए ये क्या आपको कैसे कैलकुलेट करके दिखा रहा है। सो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने आपको 10 लाख रुपए के लिए 10 लाख रुपए के लिए आपको 15% के हिसाब से 10 साल के लिए, 15 साल के लिए और 20 साल के लिए टोटल इंटरेस्ट पेएबल और ईएमआई। देखिए 10 साल के लिए ईएमआई आ रही है 15,948 रुपये, 15 साल के लिए ईएमआई आ रही है 14,199 रुपये और 20 साल के लिए ईएमआई आ रही है 13,678 रुपये, जिसमें आपका टोटल इंटरेस्ट पेएबल जो है वो 9 लाख रुपए आ रहा है 10 साल के अंदर, 9,13,000 रुपये। और 15 साल के लिए 14,55,000 रुपये का टोटल इंटरेस्ट पेमेंट है 10 लाख रुपए के ऊपर। और 10 लाख रुपए के ऊपर 20 साल के लिए 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेबल है। और टोटल अमाउंट आप रीपे देखेंगे जिसमें 10 लाख रुपए आपका
प्रिंसिपल का अमाउंट है और इंटरेस्ट का अमाउंट जो है आपका 20 लाख रुपए है। तो 30 लाख रुपए आपको 20 साल के अंदर रिटर्न करने पड़ेंगे 10 लाख के लोन अमाउंट पे 15% के आरओआई के हिसाब से। तो ये आपको एक बहुत ही कैलकुलेटिव फिगर दे देता है बहुत ही मिनटों में। तो चलिए ये हो गया। इसके अलावा और क्या हेल्प कर सकता है हमारा चैट जीपीटी, तो चलिए इसमें हम देखते हैं। एक्सेल में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे अगर हम इसको बोलेंगे कैन यू गिव मी फॉर्मूला टू कैलकुलेट EMI ऑन एक्सेल सीट, तो देखिए इन्होंने हमें एक फार्मूला दिया है। जैसे हम ऊपर फार्मूला देख लेते हैं पहले। यहाँ पे इन्होंने फार्मूला दिया है कि PMT लिखिए आप एक्सेल के अंदर, पहले इक्वल टू का साइन डालिए, PMT लिखिए, फिर रेट डालिए, फिर यहाँ पे आप टेन्योर डालिए, एंड देन यहाँ पे आप टोटल लोन अमाउंट का वैल्यू डालिए। चलो मैं इसको एक बार कॉपी करके आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ एक्सेल में। तो जैसा हमने बताया रेट की जगह पे हम इसे रेट डाल देते हैं 15%। परसेंट को आप या तो परसेंट लिख सकते हैं या फिर 1200 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। देन नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे आपको टेन्योर डालना है। टेन्योर में आप फॉर एग्जांपल हमने डाला 20 साल, एंड देन इसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू डाल देते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू में हम इसको 10 लाख रुपए अमाउंट डाल देते हैं। तो देखिए 16,133 रुपये की EMI हमारे पास आई है। चलिए हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। गिव मी EMI ऑफ 10 lakhs at the rate of 15% for 10 years। हमने सही कमर्शियल लिया है, यस 15%, 10 साल 10 लाख, ठीक है। तो देखिए हमारी EMI क्या निकल के आती है इनके हिसाब से। गिव मी EMI अमाउंट 10,15,936 रुपये। यहाँ पे हमारा कोई कमर्शियल्स लगता है इधर उधर हुआ है, बिकॉज इन्होंने सेम फार्मूला यूज़ किया है। 15% डिवाइड बाई 1200 इंटू 10 साल इंटू 120 इंटू 10 लाख। फॉर्मूला तो एकदम सही है। चलिए एनीवेज, तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे के ये हमें और कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे अगर जब आप PD पे जाते हैं और कस्टमर्स से डिस्कशन करने के बाद PD शीट बनाते हैं, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, बिकॉज वहाँ पे आप इसको राइटिंग के यूज़ में काफ़ी यूज़फुल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि हमारा कस्टमर जो है दूर वाला है और वो मंथली 50,000 रुपये इनकम कमा लेता है और उसका 20,000 रुपये का एक्सपेंस है, और वो अप्रोक्स 30,000 रुपये मंथली बचा लेता है, और उसको हमें इंग्लिश में लिखना है। तो जैसे मैं अगर इंग्लिश में कमज़ोर हूँ तो मैं उसको ऐसे लिखता हूँ कि प्लीज़, ऐसे हिंदी में आप लिख सकते हैं, मेरे लिए आप एक इंग्लिश टाइप कीजिए कि मेरा कस्टमर जो है मिल्क का काम करता है, डेली वो 20 लीटर मिल्क सेल कर देता है और मंथली अप्रॉक्स 30,000 कमा लेता है, और वो 15,000 तक की EMI भरने में कंफर्टेबल है, प्लीज़ राइट दिस इन इंग्लिश।
तो देखिए इन्होंने काफ़ी इजीली और काफ़ी जल्दी, जैसा कि हमने हिंदी में लिखा था इनको कि हमारा जो मेरा जो वो है कस्टमर है वो एक दूध वाला है जो कि मिल्क का काम करता है और डेली 20 लीटर सेल करता है और मंथली 30,000 रुपये तक कमा लेता है और 15,000 रुपये तक की ईएमआई भरने में काफ़ी कंफर्टेबल है, इसको मुझे इंग्लिश में लिखिए। तो इन्होंने कितनी आसानी से उसे काफ़ी अच्छे वर्डों में लिखा है कि माई कस्टमर इज़ इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ मिल्क सेलिंग, ही सेल्स अराउंड 20 लीटर ऑफ मिल्क डेली and earn around 30,000 monthly from the business. He is comfortable with paying EMI up to 50,000. ये इस स्टैंडर्ड में अगर आप अपने प्रपोजल जो रिको नोट होता है, रिको नोट में अगर आप इस स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो आपका जो इम्प्रेशन है वो काफ़ी अच्छा जाएगा और आपके केसेस के ऊपर क्वेरी भी कम आएंगी। तो आप इसमें एक सिंपल कमांड भी दे सकते हैं। चलो मैं आगे बताता हूँ कैसे कमांड दे सकते हैं। तो कुछ भी आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, जैसे आपने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ लिखा, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि आपका किसी मैनेजर से या किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोई इशू रहा, उसमें आपने मैनेजर तक को एक्सक्लेट किया बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और आप उसका एक रिप्लाई बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ कि I try to get solution but not get any positive response by your team। ये काफ़ी अच्छी लिखी जा रही है बट इससे भी आप जो पुअर इंग्लिश होती है उसमें आप लिख सकते हैं इसको। इसलिए आई थॉट टू राइट यू an email to get response on this matter, as मेरा जो कस्टमर है वो काफ़ी परेशान है और उसको कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहा। प्लीज़ do something to resolve this issue before वो कुछ सीरियस एस्केलेशन कर दे। इसमें आप लिखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिए प्लीज़ रीराइट दिस और कॉमा बना के आप इसको ऐसे लिख दीजिए। तो देखिए इन्होंने कैसे इसको लिखा है कि जो हमने इनको क्वेश्चन लिखा था कि आई ट्राई टू गेट सोल्यूशन बट नॉट गेट एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स बाय योर टीम, तो इधर इन्होंने इसको कैसे कन्वर्ट किया, आई अटेम्प्ट टू फाइंड ए सोल्यूशन बट अनफॉर्चुनेटली रिसीव्ड नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर टीम। तो आप देखेंगे ये इन्होंने एकदम अच्छे से इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इसको। इसलिए इसके बाद हमने हिंदी में भी यहाँ पे यूज़ कर लिया, इसलिए आई थॉट टू राइट यू, देयरफॉर आई डिसाइडेड टू रीच यू वाया ईमेल टू सीक असिस्टेंस ऑन दिस मैटर एज मेरा जो कस्टमर है वो काफ़ी परेशान है और उसको कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहा। तो यहाँ पे इन्होंने कैसे कन्वर्ट किया है इसको, माई कस्टमर इज़ क्वाइट distressed and we haven't been able to provide any solution। जैसे हमने यहाँ बताया कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ, प्लीज़ डू समथिंग टू रिजॉल्व दिस इशू बिफोर वो कुछ सीरियस एस्केलेशन कर दे। प्लीज़ टेक एक्शन टू एड्रेस दिस इशू प्रॉम्प्टली बिफोर इट एस्केलेटेड फर्दर। तो आप देखेंगे ये इन्होंने हिंदी और इंग्लिश को काफ़ी अच्छे से मिक्स करके आपको एक अच्छा सा इंग्लिश पैराग्राफ दे दिया जिसको आप अपनी ईमेल्स में यूज़ कर सकते हैं, अपने सीनियर्स को मेल लिखने में, अपने प्रपोजल नोट में और काफ़ी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। होपफुली ये आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आप इस रिस्पॉन्स से नहीं संतुष्ट हैं तो आप इसको रीराइट भी कर सकते हैं, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ रीराइट कैसे हो सकता है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आप इसको डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए।
या फिर यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं तो आपको वॉइस नोट पे भी सुना देगा, जैसे सुनते हैं, देखिए ये आपको सुना के दिखा रहा है यहाँ पे। एंड देन इसके बाद अगर आपको ये रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा तो आपको रीजनरेट कर सकते हैं। तो रीजनरेट में कैसे करेगा, देखिए ये रीजनरेट कर रहा है, जिसमें उन्होंने वर्ड्स को थोड़ा सा उलट पुलट कर दिया होगा, जैसे आई अटेम्प्ट टू फाइंड ए सोल्यूशन बट हैवंट रिसीव्ड एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर टीम एंड therefore I decided to reach out by email seeking regarding this matter. My customer is quite distressed and no solution has been provided to him. Please take action, resolve this issue before it escalates to something seriously. तो देखिए इन्होंने ये रीराइट कर दिया, ऑलमोस्ट इसका सेंस जो है वो सेम रहा है, बट आपका एक अच्छा सा आपको पैराग्राफ इन्होंने बना के दे दिया। तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी यूज़फुल है। जैसे अगर मैं आपको बात करूँ अंडर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए मैं आपको एक अंडर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का एग्जांपल इसमें दिखा देता हूँ, तो कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ और एक नए चैट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम एक नया चैट देखते हैं, ये क्या लिखना है हमें। तो जैसे अब आपको मैं बताता हूँ कि जैसे आपको किसी प्रोफाइल के बारे में कुछ समझना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मान लो कोई केस आता है आपके पास, टिपिकल केस जिसका कहीं आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, प्लीज़ गाइड मी हाउ टू लैंड एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर इसमें से डिस्ट्रीब्यूटर, हाउ टू लैंड एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर, हाउ टू लैंड ए लोन to Airtel distributor. Please give me points to check before lending him a loan as a banker. तो देखिए आपको सारी चीज़ें बता देगा। तो ये अब आपकी पूरी एनालिसिसिंग करके देगा कि उसे हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या उसमें देखनी चाहिए। तो एक एक पॉइंट को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने क्या एनालाइज किया है इसमें, क्योंकि ये जो केस है काफ़ी टिपिकल है। इसमें हमने बात करी कि जो एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर है उसको हमें लोन कैसे देना चाहिए और उस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ों को चेक करना चाहिए। जैसे कि आप जनरली मेरी वीडियो में भी देखते होंगे, इस तरह के हम डिस्कशन करते रहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि बिजनेस प्लान एंड वायबिलिटी। बिजनेस प्लान एंड वायबिलिटी के अंदर ये बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट डिटेल बिजनेस प्लान फ्रॉम एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर, आउटलाइन देयर रेवेन्यू सोर्सेज, मार्केट एनालिसिस, ग्रोथ प्रोजेक्शन, ऑपरेशन एक्सपेंसेस एंड इवेल्युएट द वायबिलिटी टू देयर बिजनेस मॉडल। तो सबसे पहले आपको उसके बिजनेस मॉडल को समझना है। बिजनेस मॉडल क्या है उसका, किस तरह से वो डील करता है, क्या उसका रेवेन्यू क्या है वहाँ से, उसके एक्सपेंसेस क्या हैं, एंड देन उसका ग्रोथ प्लान क्या है। ये सारे आपको यहाँ से उसको अंडरस्टैंड करना है। और उसके ऑपरेशन एक्सपेंसेस क्या हैं और उसकी वायबिलिटी इन बिजनेस मॉडल क्या है, कि ग्रोथ उसका फ्यूचर, जो उसका फ्यूचर है बिजनेस का वो क्या है। ये आपको ड्यूरिंग द पीडी कस्टमर से समझने वाली बात होती है कि ड्यूरिंग द पीडी आप कस्टमर से समझें। देन उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको स्टडी करना है कि उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कितना वाइबल है। उसके लिए आप उसके बैलेंस शीट को देख सकते हैं, उसके P&L को देख सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की डिमांड कर सकते हैं, और पास्ट फ्यू ईयर्स के जो फाइनेंशियल्स हैं उसकी कंसिस्टेंसी को आप चेक कर सकते हैं। रेवेन्यू जनरेशन की कंसिस्टेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी की और कैश फ्लो की कंसिस्टेंसी को आप चेक करके उसे देख सकते हैं कि उसके फाइनेंशियल में कितनी स्टेबिलिटी है। इस स्टेबिलिटी से आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि आपके लोन रिपेमेंट में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन यहाँ पे आता है बात क्रेडिट हिस्ट्री की। कस्टमर का क्रेडिट हिस्ट्री आपको चेक करना है, जिसके लिए उससे एग्जिस्टिंग लोन्स और जो क्रेडिट लाइन्स है या रिपेमेंट बिहेवियर है, क्रेडिट स्कोर है, उसके बारे में पता चल जाएगा आपको कि उसका रिपेमेंट बिहेवियर कैसा है, टाइमली पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन फिर इन्हें ये बोल रहे हैं कि आप उसका कोलेटरल चेक कीजिए, जो आपको प्रॉपर्टी वो दे रहा है, जो प्रॉपर्टी है या फिर इन्वेंट्री है या फिर कोई इक्विपमेंट है जिसको भी वो मॉर्गेज कर रहा है, उसका क्या इसमें क्या वैल्यू है और उसका क्या इसमें कितना स्ट्रॉन्ग आपको कोलेटरल वो आपको दे रहा है, ये आपको यहाँ से चेक करना है इसमें। चलिए नीचे देखते हैं, कोलेटरल देख लिया हमने, ये थोड़ा नीचे ज़्यादा चला गया।
प्रोडक्टर के बाद हम आते हैं इंडस्ट्री ट्रेंड में। इंडस्ट्री ट्रेंड में आपको समझना है कि उसका जो इंडस्ट्री ट्रेंड है वो कैसा है, क्योंकि जैसे हर मार्केट में कोई ना कोई ट्रेंड चलता रहता है। जैसे एयरटेल की इंडस्ट्री जो है आफ्टर जियो के मार्केट में आता ही एयरटेल की इंडस्ट्री काफ़ी डाउन हो गई, उसके जो कस्टमर्स हैं काफ़ी टूट गए। तो ये आपको इंडस्ट्री ट्रेंड देखना है। रिलेशनशिप विद एयरटेल, अगर वो डायरेक्ट एसोसिएटेड है तो डायरेक्ट एसोसिएशन में क्या प्रॉफिट आ रहा है और उसकी पार्टनरशिप कितनी लंबी पुरानी है, क्या एग्रीमेंट है, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है या कोई सबलेट एग्रीमेंट तो नहीं है, तो ये सब आपको चेक करना है उसमें। देन मैनेजमेंट टीम, जो टीम उसको हैंडल कर रही है, जो आपका कस्टमर है वो उसको कितना एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में और कब से वो मैनेज कर रहा है, प्लस साथ साथ उसकी टीम को कितना नॉलेज है, उसकी टीम को कितना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, ये आपको चेक करना है। देन रिस्क मैनेजमेंट है, देन रिपेमेंट कैपेसिटी है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें चैट जीपीटी के अंदर आपको मिल जाती हैं। वैसे तो हमने पूरा प्रोफाइल केस ही डिस्कशन कर लिया, बट जनरली आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली मिल जाती है और इसमें आप इसको कॉपी करके भी आप अपने नोट में यूज़ कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा चैट जीपीटी से। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी होती है, फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने ये जो यूट्यूब बनाना हुआ था, ये आई थिंक आज से 7-8 महीने पहले शुरू किया था। तो उस टाइम से लेके अब तक का मेरा कितना टाइम हो गया, वो अगर आपको डेज निकालने हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हाउ मेनी डेज हैज़ बीन पास्ट, हाउ मेनी डेज हैज़ बीन पास्ट फ्रॉम जुलाई 1st 2023। तो देखिए, ऐसे ऐसे आपको बता देगा कि जुलाई 1st 2023 से आपके कितने डेज पास हो गए हैं। एज ऑन अप्रैल 23 जो आज की डेट है उसमें 288 दिन कंप्लीट हो चुके हैं जुलाई 1st 23 से। तो इस तरह के छोटे छोटे कमांड्स आप कभी भी पूरा कर सकते हैं। और बाकी आपको किसी भी उसके अंदर फार्मूलाज बनाने हैं या फिर अपनी कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो ये उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर इसी तरह की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाढ़ के बारे में, बाढ़ या जिमनी के बारे में। बाढ़ या जिमनी, जैसे बाढ़ का नाम पहले बाढ़ हुआ करता था, अब उसका नाम जिमनी हो गया। जिमनी भी सेम टाइप का सॉफ्टवेयर है। जिमनी में भी आपको काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें मिल जाती हैं देखने को। तो अगली बार में हम आपको जिमनी के बारे में बताएंगे कि जिमनी क्या है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस चैनल के साथ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।